हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 3। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का मेजर पेपर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेजर पेपर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेजर पेपर 2 का सारा वीडियो और साथ में उसका PDF भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जाइए सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप लोग का सारा PDF और इसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग का सबसे पहले मेजर पेपर 2 का ही एग्जाम होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को मेजर पेपर 2 को देखना है, उसके बाद मेजर पेपर 3 को देखना है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का विवेचना करें। ठीक है, यानी वर्णन करें या विवेचना करें, एक ही बात है। तो चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और उसकी उपलब्धि क्या क्या थी, उसके बारे में देखना है। तो जैसा कि आप लोग का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये एग्जाम में आपका 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग का ये जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा, मतलब आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या है इसको याद करने का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, आप लोगों को क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को दिल्ली पता है कहाँ पे है। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, लेकिन दिल्ली भी बोल सकते हैं। तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली, पहले यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, और सल्तनत का अर्थ होता है मतलब वहाँ का देश। ठीक है, वहाँ का देश जो वहाँ पे सुल्तान लोग यानी राजा लोग शासन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यानी दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा यहाँ पे अपना शासन किए थे। ठीक है, जिनमें से बहुत सारे शासक निम्नलिखित हैं, यानी बहुत सारे शासक यहाँ पे राज्य किए थे, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का गुलाम वंश जो थे वो यहाँ पे राज किए थे। ठीक है, गुलाम वंश कोई मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पे एक वंश का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम वंश सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पे राज्य किए थे। ठीक है, तो गुलाम वंश का जो पहला जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला जो गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, यानी लगभग 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। तो उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है यहाँ पे शासन कौन किया था, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पे फिर दूसरा शासन बनता है। ठीक है, शासक बनता है। तो इनका जो शासनकाल रहा है 1211 से 1236 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, उसके बाद आता है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, आप लोगों को रजिया सुल्तान तो नहीं पढ़ना है, मेजर पेपर 3 में आप लोग का सिलेबस में रजिया सुल्तान नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोग को रजिया सुल्तान नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो आता है यहाँ पे आता है गयासुद्दीन बलबन। बहुत सारे इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे शासक थे, लेकिन वो उतने खास नहीं थे। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक शासन किया था, लेकिन उनका जो उल्लेख है उतना खास नहीं है इसमें। तो आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है, इल्तुतमिश पढ़ना है, फिर रजिया सुल्तान ने पढ़ना है, बलबन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न था उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका जो परिचय है सबसे पहले इसका परिचय को देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग तो प्रश्न पढ़ लिए होंगे कि प्रश्न क्या है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। प्रश्न क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि क्या है उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को परिचय देखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। ठीक है, सुल्तान यानी राजा यहाँ पे बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को स्वयं किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक कब करता है, 24 जून 1206 ईस्वी को, 24 जून 1206 ईस्वी को खुद के हाथों से अपना राज्याभिषेक करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया। उसका जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। उसका जो शासनकाल रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ऊपर बताया गया, यद्यपि बहुत छोटा था लेकिन उसकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वह बहुत छोटा था लेकिन मतलब उसकी आयु जो थी बहुत ही छोटी थी, लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धियां जो है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जीवन संघर्ष है। ठीक है, उसका जो जीवन संघर्ष मतलब उसका जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसा बीता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वह तुर्किस्तान का मूल निवासी था। वह जो था तुर्किस्तान का निवासी था, यानी तुर्किस्तान का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही उसे परिवार से अलग कर दिया गया। क्या बोल रहा है, उसे बाद में मतलब उसके बाद क्या होता है, उससे परिवार को अलग कर देता है और एक गुलाम के रूप में निशापुर के बाजार में बेच दिया जाता है। किसको बेच दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कहाँ पे बेच दिया जाता है, निशापुर के बाजार में, है ना। पहले उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीदा था। ठीक है, पहले उसको कौन खरीदा था,
काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीदा था, ठीक है, जिन्होंने अपने पुत्रों के समान उसकी परवरिश की और उसे शिक्षा दी। जिन्होंने अपने पुत्रों के समान यानी अपना पुत्र उसको मानता था, उस तरह का उसको परवरिश दिया और उसको शिक्षा भी दिया था, ठीक है। लेकिन काजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, काजी कौन था आप लोगों को बताए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो खरीद कर लाया था, ठीक है, वो था, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है उनका बेटों ने ईर्ष्यावश से उसे फिर से एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। अब क्या होता है, ईर्ष्यावश उसको लगा कि अब यहाँ पे इसको सम्राट बना देगा, ठीक है, राज्याभिषेक कर देगा इसका, इसलिए ईर्ष्यावश से यानी ईर्ष्या से यानी उसका जलन से उसको दूसरे व्यापारी के पास बेच देता है, ठीक है। आगे क्या है, अंततः वह गजनी में मोहम्मद गौरी के हाथों बेचा गया। अंततः क्या होता है, वह गजनी में मोहम्मद गौरी के हाथों में भेजा जाता है। फिर उसको मोहम्मद गौरी खरीदते हैं, जहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ और वह सैन्य प्रमुख के पद तक पहुंच गया। फिर क्या होता है, उसको वहां पे खरीदा गया। कौन खरीदा था, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, लड़ने के लिए तलवारबाजी सिखाया जाता है उसको, फिर उसको सेना का प्रमुख पद तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां क्या क्या थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। उसका शासनकाल भले ही 1206 से 1210 ईस्वी तक था, लेकिन उसकी जो उपलब्धियां हैं भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। वो रहा है कि उसका शासनकाल भले ही कम हो, ठीक है, अल्पकालिक हो यानी कम हो, लेकिन उसकी जो उपलब्धियां हैं भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। उसकी उपलब्धियां कौन कौन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो उपलब्धि है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है। इसका जो पहला उपलब्धि है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करना होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासन प्रारंभ किया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जो आगे चलकर भारत में एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे भारत में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासन प्रारंभ किया, ठीक है। यानी आप लोग को बताया उन्होंने खुद को राज्याभिषेक घोषित कर लिया, ठीक है। कब किया था, 24 जून को, ठीक है, 24 जून 1206 ईस्वी को आप लोग को ऊपर में बताया, ठीक है। तो उन्होंने खुद को अपना यहाँ पे राज्याभिषेक कर लिया। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का इन्होंने ही नींव रखा था, ठीक है। इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, आप लोगों को बताए थे, जो आगे चलकर भारत के इतिहास में, ठीक है, एक विशाल साम्राज्य का स्थापना करता है। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रशासनिक योग्यता, ठीक है। इसका जो प्रशासनिक योग्यता है कैसा है, बोल रहा है कि ऐबक ने अपने अल्प शासनकाल में एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। ऐबक ने अपने कम समय में जो है शासनकाल को एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापना किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कर वसूली, सेना और न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। वहाँ पे जो है कर वसूलना और सेना और न्याय व्यवस्था जो है उसको बेहतर ढंग से बनाया गया, ठीक है। शासन में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखा। वहाँ पे जो है उसके शासनकाल में स्थिरता और अनुशासन जो है वहाँ पे बनाए रखा गया, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, प्रजा के धर्म और संपत्ति की रक्षा की, जिससे हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द बना रहा, ठीक है। यानी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, ठीक है, ऐसा वहाँ पे बनाया गया। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, लाख बख्श की उपाधि, उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। यानी लाख बख्श होता है लाखों का दान देने वाला, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बहा यानी दानवीर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वह अत्यंत उदार और परोपकारी स्वभाव का था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत बड़ा दानवीर भी था, क्योंकि वह जो है अत्यंत उदार और परोपकारी था, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए बहुत सोचता था वो, ठीक है। वह गरीबों तथा असहाय लोगों की मदद किया करते थे। वह जो था गरीबों और असहाय लोग जो थे, ठीक है, उसका मदद किया करता था और लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मदद किया करते थे आर्थिक रूप से, ठीक है, यानी पैसों से उसका मदद किया करते थे। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य क्या है, उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, जिससे क्या होता है भारत में इस्लाम पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसे भारत का इस्लामी पद्धति और निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है। इसको जो है भारत में इस्लाम का मंदिर जो है मतलब मस्जिद जो है वो पहली बार इसको माना जाता है, पहली मस्जिद जो है इसी को माना जाता है, किसको, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर को, ठीक है। चलिए हमारा जो दूसरा पॉइंट वो क्या है, उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। आप लोग का ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन हो या तो आप लोग का जो ये ग्रेजुएशन का, ठीक है, ये पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है किसने बनवाया था, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बता देंगे, ठीक है, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन मतलब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, उसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। यह मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू की गई थी। क्या बोल रहा है, उन्होंने यानी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन
कुतुब मीनार का जो ऊपर का हिस्सा था वो टूट गया था, फिर बाद में इसका जो मरम्मत है, ठीक है, यानी इसको जो बनाता है, कौन बनाता है, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है, ठीक है। यह जो है किसकी स्मृति में बनाया गया, स्मृति मतलब होता है याद में, ठीक है, जैसा कि ताजमहल भी है जिसकी याद में बनाया गया था, उसी प्रकार जो है कुतुब मीनार को भी याद में बनाया गया था। तो किसकी याद में बनाया गया था, सूफी संत ख्वाजा, ठीक है, सूफी संत ख्वाजा ने बनाया था, उसकी याद में बनाया था। तो ये जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनाया गया था, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। आप लोगों को इतना नाम याद नहीं होगा तो आप लोग सिर्फ बख्तियार काकी बोल सकते हैं, ठीक है, बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सैन्य उपलब्धियां। अब हमारा 5वां पॉइंट है सैन्य उपलब्धियां। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सेनानायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक कुशल सेनानायक था। उसने मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में भारत में अनेक युद्ध लड़े, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में बहुत सारा युद्ध लड़ा था, ठीक है। आगे क्या है, अजमेर, मेरठ, कन्नौज और वाराणसी पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अजमेर, मेरठ, कन्नौज और वाराणसी पर विजय हासिल किया था, ठीक है। ये बोल रहा है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है राजपूतों और वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, राजा थे, उसके विद्रोहों को दबा दिया जाता है, ठीक है। कौन दबाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा, पंजाब, दिल्ली और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधीन रखा, ठीक है। पंजाब, दिल्ली, अजमेर ये सब जो है जगह जो है ये अपने अधीन रखा था। कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए हमारा जो छठा पॉइंट है वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है वो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 ईस्वी में। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मृत्यु कब होता है, 1210 ईस्वी में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वह उस समय लाहौर में था। वह जो था उस समय कहाँ है, लाहौर में था। लाहौर अभी जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। कहा जाता है कि वह घुड़सवारी और पोलो, पोलो क्या है, चौगान जो खेला जाता है, ठीक है, वह जो है बहुत शौकीन था उसका, ठीक है। घुड़सवारी और पोलो का जो है बहुत शौकीन था। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर चौगान खेल रहा था, ठीक है। वह जो है एक दिन घोड़ा पर सवार होकर यानी उस पर बैठकर जो है चौगान खेल रहा था। लेकिन क्या होता है, तभी अचानक उसका घोड़ा जो है बेकाबू हो जाता है और वह घोड़े से गिर पड़ता है, ठीक है। घोड़े से गिर जाता है। गिरने पर उसके सीने और सिर पे जो है गंभीर चोट आती है, जिससे क्या होता है, उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगला पॉइंट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अकस्मात और प्राकृतिक दुर्घटना के कारण हुई थी, किसी षड्यंत्र या युद्ध में नहीं, ठीक है। उसकी जो मृत्यु हुई किसी षड्यंत्र के द्वारा नहीं हुआ था या युद्ध के द्वारा नहीं हुआ था, उसका मृत्यु जो है अचानक हो गया था, ठीक है। उसकी मृत्यु के समय वह लगभग 4 वर्षों से दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। वह जो था मृत्यु के समय से वह लगभग 4 वर्षों तक जो था दिल्ली का राजा था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे जो हमारा क्या बोल रहा है, मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार लाहौर में किया गया, जहां आज भी उसकी कब्र स्थित है, ठीक है। जहां पर उसका मकबरा, कब्र क्या होता है, मकबरा स्थित है। उसका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो कहाँ किया गया था, लाहौर में, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में था। अभी बोले ना कि यह जो स्थान था वो पाकिस्तान में है और वहाँ उसे लाख बहा यानी दानवीर, लाख बहा या तो आप लोग लाख बख्श भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाख बख्श क्या होता है, मतलब लाखों का दान देने वाला, ठीक है, यानी दानवीर, सुल्तान के रूप में वहाँ पे याद किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। उसकी मृत्यु के बाद जो है दामाद उसका बना था सुल्तान, ठीक है। दामाद का नाम क्या है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, वो जो दिल्ली का सुल्तान बनता है, जिसने ऐबक की नीतियों को आगे बढ़ाया और दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की, ठीक है। जो बाद में क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ पे ये जो है राजा बनता है, ठीक है, कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का। लेकिन इतना वो योग्य शासक नहीं बन पाता है, ठीक है। इसका जो शासन काल है ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं चलता है, उसके बाद ये भी टपक जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा निष्कर्ष क्या है, ठीक है। निष्कर्ष में हम लोग को देखना है, निष्कर्ष में हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भले ही केवल 4 वर्षों का था, लेकिन उसने भारत में मुस्लिम शासक की मजबूत नींव रखी थी, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भले ही 4 वर्षों तक था, लेकिन उसका जो है भारत में मुस्लिम शासन का नींव जो है बहुत ही मजबूत था, ठीक है। वह न केवल एक सफल शासक था बल्कि एक उदार, वीर और न्यायप्रिय व्यक्ति भी था। वह जो था केवल एक सफल शासक यानी एक सिर्फ राजा ही नहीं था बल्कि एक उदार व्यक्ति भी था, ठीक है, वीर भी था और न्यायप्रिय व्यक्ति था, ठीक है। सभी के प्रति वो न्याय रखता था, ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर मध्यकालीन भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। जिससे क्या होता है, दिल्ली की जो स्थापना होता है, ठीक है, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में इसको नई दिशा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों का वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा यानी अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हम आप लोगों का सारा वीडियो जो है यानी क्वेश्चन जो है इसका करवा सकें, ठीक है। आप लोग का इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो वीडियो है आप लोग का छूटा है और आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या आप लोग
कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी हम आप लोग का क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।